आज के अपने टॉपिक होंगे हाइपोग्लाइसीमिया और सिम्पैथोमाइमेटिक्स। सिम्पैथोमाइमेटिक्स में डायरेक्टली एक्टिंग ड्रग्स पढ़ेंगे और फिर इनडायरेक्टली एक्टिंग ड्रग्स पढ़ेंगे। लास्ट लेक्चर में अपन ने किया था न्यूरोट्रांसमीटर और न्यूरोट्रांसमिशन और अल्फा 1 अल्फा 2 बीटा 1 बीटा 2 बीटा 3 यानी कि अल्फा और बीटा एड्रेनर्जिक रिसेप्टर्स के बारे में और रिसेप्टर पोजीशन और रिसेप्टर फंक्शंस के बारे में। तो बात करते हैं कि अल्फा 1 रिसेप्टर और बीटा 2 रिसेप्टर्स का फंक्शन था। अल्फा 1 का था वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन और बीटा 2 का था वैसोडाइलेशन। इसको याद रखेंगे सीधा सा, जैसे ए बी सी और डी लिखेंगे। ए फॉर अल्फा 1, बी फॉर बीटा 2, ए को ज्वाइन करेंगे सी से, बी को डी से, यानी ए फॉर कॉन्स्ट्रिक्शन, बी फॉर डायलेशन, बीटा 2 डायलेशन करवाएगा और अल्फा 1 कॉन्स्ट्रिक्शन करवाएगा। ऐसे याद रख सकते हैं, यानी अल्फा 1 कॉजेज वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन, बीटा 2 कॉजेज वैसो डायलेशन। अब इनका जो ओवरऑल इफेक्ट होगा, माना कि सिम्पैथोमाइमेटिक्स ड्रग दी गई है तो क्या होगा, या मैं बोलूँ सिंपैथेटिक सिस्टम एक्टिवेट हो गया तो कैसे अंदाज़ा लगाएंगे कि वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन हुआ है या वैसो डायलेशन हुआ है। तो ये इस चीज़ पे डिपेंड करता है कि उस जगह या उस पर्टिकुलर जगह पे अल्फा 1 रिसेप्टर ज़्यादा है या फिर बीटा 2 रिसेप्टर ज़्यादा है। तो क्या होता है कि किसी भी डेंजर सिचुएशन में अपना हार्ट रेट बढ़ जाता है और जहाँ पे जैसे स्केलेटल मसल्स हैं वहाँ पे ब्लड रिक्वायरमेंट ज़्यादा होगी, हार्ट पे ब्लड की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होगी, पंपिंग एक्शन होगा ज़्यादा, हार्ट रेट बढ़ेगी। तो इस वजह से हार्ट और स्केलेटल मसल्स में ज़्यादा ब्लड सप्लाई की ज़रूरत होगी, तो वहाँ पे वैसोडाइलेशन हो जाता है। और अदर जगह जैसे स्किन और इंटरनल ऑर्गन्स जो होते हैं वहाँ पे वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन होता है। क्यों होता है? बिकॉज हार्ट में कि इस कोरोनरी आर्टरीज और स्केलेटल मसल्स में बीटा 2 रिसेप्टर्स अल्फा 1 रिसेप्टर्स से ज़्यादा होते हैं और स्किन इंटरनल ऑर्गन्स पे अल्फा 1 रिसेप्टर बीटा 2 रिसेप्टर्स की तुलना में ज़्यादा होते हैं। ठीक है, इसीलिए सिंपैथेटिक सिस्टम हेल्प इन रन अवे इन द डेंजर कंडीशंस, डेंजर सिचुएशंस। अब बात करेंगे हाइपोग्लाइसीमिया के बारे में। हाइपोग्लाइसीमिया क्या होता है? हाइपोग्लाइसीमिया का मतलब होता है कि ब्लड में ग्लूकोज या शुगर लेवल कम हो गई नॉर्मल से, तो उसको बोलेंगे हाइपोग्लाइसीमिया। और ये एक डेंजर सिचुएशन है। अगर ये कुछ ज़्यादा टाइम या 1 मिनट के लिए या 1 मिनट से ज़्यादा भी रह गया तो पेशेंट कोमा में जा सकता है। ऐसी कंडीशन होती है एक हाइपोग्लाइसीमिया। जबकि डायबिटिक पेशेंट तुरंत मरते नहीं है, लेकिन जब ग्लूकोज लेवल कम हो जाता है तो वो ज़्यादा डेंजर होता है। तो अगर किसी में हाइपोग्लाइसीमिया हो गया है तो क्या होता है, उसके अंदर तुरंत से सिंपैथेटिक सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है या स्टिमुलेट हो जाता है, जिससे क्या होगा, बीटा 1 रिसेप्टर के एक्टिवेट होने से टैकीकार्डिया कोज होगा। बिकॉज बीटा 1 हार्ट में होता है तो हार्ट का क्या होगा, टैकीकार्डिया कोज कराएगा, हार्ट रेट बढ़ जाएगी। और ज़्यादा देर हार्ट रेट बढ़ी हुई होने से क्या होगा, पाल्पिटेशंस भी हो जाते हैं। और बीटा 2 के स्टिमुलेशन से स्केलेटल मसल्स में क्या होगा, ट्रेमर्स आ जाएंगे। जो लास्टली पढ़े थे कि बीटा 2 का फंक्शन क्या क्या होता है, उनमें से एक था ट्रेमर्स। और थर्ड है कि सिंपैथेटिक सिस्टम के जो स्वेट ग्लैंड हैं वहाँ पे एसिटाइल कोलिन न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होता है, तो उसकी वजह से स्वेटिंग होगा। ठीक, तो टैकीकार्डिया, ट्रीमर्स और स्वेटिंग, ये तीनों की तीनों TTS, जैसे टैकीकार्डिया, ट्रेमर्स और एस फॉर स्वेटिंग, इन तीनों को बोलते हैं वार्निंग सिम्टम ऑफ हाइपोग्लाइसीमिया। ओके, अगर किसी पर्सन के अंदर तीनों सिम्टम्स दिखाई देते हैं तो हम समझेंगे कि उसके अंदर क्या हुआ, हाइपोग्लाइसीमिया हुआ। तो उसको तुरंत शुगर देने की कोशिश करेंगे या मैं उसको शुगर प्रोवाइड करवाएंगे। अगर उसको तुरंत शुगर दे दिया जाता है तो क्या होगा, अगर उसको तुरंत शुगर दे दिया जाता है
तो वो नॉर्मल हो जाएगा सिचुएशन। अगर उसको शुगर नहीं दी गई है, अगर उसको इन सिम्टम्स के दिखाई देने के बाद शुगर नहीं दी गई, तो बीटा 2 के स्टिमुलेशन से, ये बीटा 2 स्टिमुलेट हो गया था, लेकिन बीटा 2 का एक फंक्शन और होता है कि ये ब्लड शुगर लेवल मेंटेन करता है, बढ़ाता है। तो ये क्या करेगा, लिवर के अंदर ग्लूकोनियोजेनेसिस को स्टिमुलेट करेगा, जिससे कि ग्लूकोज का फॉर्मेशन और बढ़ जाएगा, जैसे ग्लूकोनियोजेनेसिस, और ग्लाइकोजिनोलाइसिस यानी ग्लाइकोजन को ब्रेक करके ग्लूकोज में कन्वर्ट करने को बढ़ाएगा। इसके साथ साथ तीसरा काम करता है ये कि ग्लाइकोजेनेसिस के बनने को कम करेगा, इनहिबिट करेगा। ठीक, ग्लाइकोजन के बनने को रोकेगा, ग्लाइकोजन को तोड़ के ग्लूकोज में कन्वर्ट करेगा, और अन्य से जैसे कि लिपिड और प्रोटीन से क्या बनाएगा, ग्लूकोज बनाएगा। ठीक है, इन तीनों वजह से क्या हो जाएगा, ब्लड शुगर लेवल बढ़ जाएगा। ब्लड शुगर लेवल बढ़ने से वापस रिवर्सल ऑफ हाइपोग्लाइसीमिया हो जाएगा। लेकिन होता क्या है कि कभी कभी जो डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं तो उनमें ग्लूकोज लेवल बढ़ा हुआ होता है। तो ग्लूकोज लेवल बढ़ा हुआ होने की वजह से बीटा ब्लॉकर्स मेडिकेशन अगर दिया हुआ हो, तो बीटा ब्लॉकर्स दिए हुए होंगे तो जो अपन को वार्निंग सिम्टम्स दिखाई दे रहे थे वो बीटा 1 और बीटा 2 और एसिटाइलकोलिन की स्टिमुलेशन से दिख रहे थे। लेकिन अगर बीटा ब्लॉकर्स दे दिए गए हैं तो बीटा 1 और बीटा 2 का जो फंक्शन था, जो टेकीकार्डिया और ट्रेमर्स, वो अब दिखाई नहीं देंगे, क्योंकि बीटा ब्लॉकर्स दिए हुए हैं। तो सिर्फ एसिटाइलकोलिन का स्वेटिंग दिखाई देगा अगर जिनको बीटा ब्लॉकर मेडिकेशन चल रहा है। तो बीटा ब्लॉकर्स दिए हुए मतलब मास्किंग ऑफ वार्निंग सिम्टम हो गया, मतलब वार्निंग सिम्टम दिखाई नहीं देंगे। नो रिवर्सल ऑफ हाइपोग्लाइसीमिया, बिकॉज बीटा 2 स्टिमुलेट नहीं हो पाएगा क्योंकि ब्लॉकर्स दिए हुए हैं, तो रिवर्सल भी नहीं होगा। तो बीटा ब्लॉकर्स आर कॉन्ट्रा इंडिकेटेड इन डायबिटिक पेशेंट, बिल्कुल। और इसके साथ साथ स्वेटनिंग इज ओनली रेलिएबल सिम्टम ऑफ हाइपोग्लाइसीमिया इन डायबिटिक्स ऑन बीटा ब्लॉकर मेडिकेशन, बिल्कुल ठीक है, क्योंकि उसमें सिर्फ स्वेटनिंग देखने को मिलेगी, बाकी दोनों सिम्टम नहीं दिखाई देंगे। अब बात करेंगे सिम्पैथोमाइमेटिक्स के बारे में। सिम्पैथोमाइमेटिक्स यानी ऐसी ड्रग जो सिंपैथेटिक सिस्टम को स्टिमुलेट करेंगी और सिंपैथेटिक एक्शन शरीर में बढ़ाएंगी। ये दो प्रकार की होती हैं, डायरेक्टली एक्टिंग और एक होती है इनडायरेक्टली एक्टिंग। ठीक है, जो इनडायरेक्टली एक्टिंग ड्रग्स होंगी ये दो प्रकार से काम करने वाली ड्रग्स होती हैं। एक तो जब नोरेड्रेनलिन रिलीज हो गया था, फिर उसके फंक्शंस कब स्टॉप हो रहा था, जब उसका रीअपटेक हो जा रहा था। अगर उसका रीअपटेक नहीं हो, ऐसी ड्रग्स जो इसके रीअपटेक को रोक दें, तो इनडायरेक्टली नोरेड्रेनलिन या मैं बोलूँ एड्रेनर्जिक न्यूरोट्रांसमीटर्स का कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा, जिससे क्या होगा, सिंपैथेटिक एक्शन बढ़ जाएगा। तो एक तो क्या होंगी, रीअपटेक इनहिबिटर, रीअपटेक इनहिबिटर्स ये होती हैं जैसे कोकेन, जो उस टाइम पे भी पढ़े थे कोकेन, और एक होता है TCA, ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट्स। ठीक है, कोकेन और TCA ये क्या करती हैं, रीअपटेक इनहिबिटर्स होती हैं ये। तो एड्रेनर्जिक न्यूरोट्रांसमीटर्स के रीअपटेक को रोक देंगी, जिससे उसका कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा और सिंपैथेटिक एक्शन बढ़ जाएगा। दूसरी होती हैं जो डिस्प्लेसमेंट करवाती हैं। अब इसको मैं
थोड़ा बाद में समझ में आएगा आपको। ड्रग एक्टिंग अभी बताते हैं। ड्रग्स एक्टिंग बाय डिस्प्लेसमेंट। इसमें डिस्प्लेसमेंट का मतलब ये है, जैसे ये एक एड्रेनर्जिक न्यूरॉन है, यहाँ पे मान लो कि इसके अंदर न्यूरोट्रांसमीटर है नोरएड्रेनलिन, और इसके मॉलिक्यूल्स हैं यहाँ जैसे कि 100 मॉलिक्यूल्स हैं। तो अगर ये ड्रग दी जाए जो डिस्प्लेसमेंट से फंक्शन करती है, जैसे कि इसका एक एग्जांपल है टायरामाइन। ये टायरामाइन क्या करता था, ये टायरामाइन क्या करता है, जैसे कि इसके 25 मॉलिक्यूल आएंगे और इस वेसिकल के अंदर एंटर करेंगे ज़बरदस्ती, तो क्या होगा, 25 नोरएड्रेनलिन बाहर आ जाएंगे। ठीक है, पच्चीस नोरएड्रेनलिन आ जाएंगे और यहाँ पे एक्शन करेंगे। ठीक, नेक्स्ट टाइम अगर दूसरी डोज दी जाएगी, पहली डोज में 25 गए, तो यहाँ पे नोरएड्रेनलिन के कितने बचे, 75। ठीक, अगर दूसरी डोज दी गई टायरामाइन की, फिर 25 आएंगे, यहाँ पे 25 प्लस 75 प्लस 25 किसके हैं, टायरामाइन के, और 75 किसके हैं, नोरएड्रेनलिन के। अब की बार क्या हो जाएगा, 25 की जगह 50 टायरामाइन और 50 नोरएड्रेनलिन। अब की बार फिर से 25 नोरएड्रेनलिन सीक्रेट हो गया। फिर तीसरी बार फिर से गए, तो क्या होगा, अब की बार टायरामाइन कितने हो जाएगा, 75, और नोरएड्रेनलिन कितना बचा, 25। अब की बार फिर से 25 नोरएड्रेनलिन आ गया बाहर, और जब फोर्थ बार देंगे तो क्या हो जाएगा, 100 तो हो जाएगा टायरामाइन, और बाहर निकला आएगा बाकी का 25, और बच गया 0 नोरएड्रेनलिन। इधर नोरएड्रेनलिन 100 टोटल बाहर आ चुका है। फर्स्ट डोज में या सेकंड डोज में, थर्ड डोज में और फोर्थ डोज में टोटल नोरएड्रेनलिन बाहर आ गया। हर डोज में अचानक से नोरएड्रेनलिन बाहर आ रहा है, मतलब इसका फंक्शन अचानक से बढ़ रहा है। लेकिन क्या होगा, अब अगर डोज दिया जाएगा टायरामाइन की, तो यहाँ पे सिर्फ क्या बचा है, टायरामाइन, तो नोरएड्रेनलिन ख़त्म हो चुका, तो अब क्या आएगा, टायरामाइन, तो फंक्शन एकदम से क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। तो क्या होता है इस ड्रग का, कि ये ड्रग काम तो करती है, यानी हर डोज में इसका फंक्शन बढ़ेगा, लेकिन कुछ डोज यानी शुरुआती 1-2 डोज या 2-3 डोज तक काम करेगा, लेकिन फिर क्या हो जाएगा, इसका फंक्शन ख़त्म हो जाएगा अचानक से, सिंपैथेटिक एक्शन ही ख़त्म हो जाएगा। तो इसको बोलते हैं टैकीफाइलेक्सिस। क्या होता है इसमें, टैकीफाइलेक्सिस। इसको बोलते हैं रैपिड डेवलपमेंट ऑफ टॉलरेंस। ठीक है, तो ये क्या कोज करवाती है, ये मतलब इसमें क्या होता है, टैकीफाइलेक्सिस देखने को मिलता है इन ड्रग्स में। ये ड्रग्स और भी हैं, जैसे पहले टायरामाइन पड़ा, और हैं इफेड्रिन, स्यूडोइफेड्रिन, एम्फिटामिन, ये सभी ड्रग्स जो हैं टैकीफाइलेक्सिस शो करती हैं। ठीक है,
और टायरामिन जो है ये टोटली डिस्प्लेसमेंट तरीके से काम करती है। लेकिन ये जो तीनों ड्रग हैं, ये डिस्प्लेसमेंट यानी इनडायरेक्ट प्लस डायरेक्ट दोनों तरीक़ों से काम करती हैं। ठीक है, तो टायरामिन तो हुई टोटली इनडायरेक्टली एक्टिंग ड्रग, और ये क्या है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली दोनों तरीके से काम करने वाली ड्रग। टायरामिन, इफेड्रिन, स्यूडोइफेड्रिन और एम्फेटामिन चारों ड्रग्स टैकीफाइलैक्सिस भी शो करती हैं। उसका मतलब क्या है, ये जल्दी से इनका टॉलरेंस डेवलपमेंट हो जाता है। ठीक है, इफेड्रिन और स्यूडोइफेड्रिन दोनों ड्रग्स नेजल डिकंजस्टेंट की तरह काम आती हैं। ठीक है, इसमें जो एम्फेटामिन है ये ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस कर सकता है, कैन क्रॉस द ब्लड ब्रेन बैरियर। इसीलिए ये जो ड्रग है, इसीलिए ये क्या होती है, CNS स्टिमुलेंट होती है, CNS स्टिमुलेंट भी होती है। इसके साथ साथ ये हाईली एडिक्टिव ड्रग भी है। ठीक, तो CNS स्टिमुलेंट होने की वजह से इसका इन ड्रग्स यानी एम्फेटामिन्स का मेजर फंक्शन होता है अटेंशन बढ़ाने के लिए। जैसे ये क्या करेंगी, रिड्यूस स्लीप को कम करेंगी। इसके साथ साथ इंक्रीज अटेंशन स्पैन। CNS स्टिमुलेंट होने की वजह से इस स्लीप को घटाएंगी और अटेंशन को बढ़ाएंगी। इन दोनों कारणों की वजह से इनका यूज होता है किसमें, नार्कोलेप्सी। नार्कोलेप्सी क्या होता है, इसमें होता है, ये होता है सडन स्लीप अटैक्स आते हैं इसके अंदर। स्लीप अटैक्स, ऐसे स्लीप अटैक्स होते हैं इसके अंदर जैसे ड्राइविंग कर रहा होता है, अगर कोई पर्सन ड्राइविंग कर रहा है उसको नार्कोलेप्सी होता है तो सडन नींद आ जाएगी और एक्सीडेंट हो सकता है। जैसे स्विमिंग कर रहा है फिर उसको नींद आ सकती है और स्लीप अटैक की वजह से सो सकता है और डेथ हो सकती है। तो इन डेंजर सिचुएशन से बचने के लिए जो CNS स्टिमुलेंट दी जाएगी, इसमें ड्रग ऑफ चॉइस इसमें होती है मोडाफिनिल। नार्कोलेप्सी में ड्रग ऑफ चॉइस होती है मोडाफिनिल। और इसके साथ साथ एक होता है ADHD। ADHD होता है अटेंशन डेफिसिट हाइपर काइनेटिक डिसऑर्डर। ठीक, अटेंशन डेफिसिट का मतलब ये हुआ, अगर किसी चिल्ड्रन में अटेंशन की कमी है, अटेंशन डेफिशिएंसी है, तो अगर मान लो कि किसी एक गेम को अटेंशन की कमी की वजह से वो मन लगाने के लिए क्या करेगा, कोई गेम खेलेगा एक, तो अटेंशन की कमी है तो एक गेम खेलेगा, उससे क्या होगा, उसका तुरंत मन भर जाएगा और सेकंड गेम खेलेगा, फिर थर्ड गेम खेलेगा, फिर फोर्थ खेलेगा। लेकिन खेल रहा है फिर भी मन नहीं लग रहा तो क्या हो जाएगा, वो इरिटेट हो जाएगा, तो हाइपर एक्टिविटी हो जाएगी। तो ये जो है, पहले क्या हुआ, चिल्ड्रन के अंदर अटेंशन डेफिशिएंसी हुई, फिर क्या हुआ, इरिटेट हुआ।
इरिटेट हुआ, फिर क्या होगा, हाइपर एक्टिविटी हुई। कुल मिला के अटेंशन डेफिशिएंसी की वजह से चिल्ड्रन में लास्टली क्या हो जाता है, हाइपर एक्टिविटी। लेकिन हाइपर एक्टिविटी का मेन कोज क्या है, अटेंशन डेफिशिएंसी। तो इस अटेंशन डेफिशिएंसी का ही इलाज कर दिया जाए तो हाइपर एक्टिविटी से बचा जा सकता है। तो इसका जो ड्रग ऑफ चॉइस होती है वो होती है मिथाइलफेनिडेट। दूसरे पेन से लिखते हैं, मिथाइल फेनिडेट, मिथाइल फेनिडेट। ADHD का ड्रग ऑफ चॉइस क्या होती है, मिथाइल फेनिडेट। और नार्कोलेप्सी क्या क्या होता है, मोडाफिनिल। ओके, नेक्स्ट अपन पढ़ेंगे डायरेक्टली एक्टिंग ड्रग्स नेक्स्ट पार्ट में। अभी इसको देख लो। थैंक यू सो मच।